नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। रुड़की से खबर है, जहां खनन माफियाओं की दबंगई सामने आई है। खनन माफियाओं ने ग्रामीणों पर हमला किया है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को हाईवे पर रखकर अब ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। ग्रामीणों को समझाने के प्रयास में अब पुलिस है। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो खनन माफिया के हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है और ये पूरा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। विनीत त्यागी से बाकी की जानकारी लेंगे। विनीत, अभी क्या सिचुएशन है, कितनी बातचीत आगे बढ़ी है? जी बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, जिस तरह से रुड़की में जो है खनन माफियाओं की जो दबंगी देखने को मिली, अभी तक अगर हम बात करें तो काफी जो है यहाँ पे जो है पुलिस और ग्रामीणों के बीच जो है मारपीट हुई है और झड़प हुई है। लेकिन ग्रामीणों का यही कहना कि जब तक जो खनन माफिया जिन्होंने हमला किया है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं किए जाते तब तक वो है जो है रोड से नहीं हटेंगे, हाईवे से नहीं हटेंगे और जो है घायलों को अस्पताल नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल काफी समझाने के बाद, झड़प के बाद पुलिस ग्रामीणों को शांत किया गया है और अब जो है घायलों को जो है सिविल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज होगा। लेकिन इसमें 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं और आपको बता दें ग्रामीण जो है अभी जो है खनन माफिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस आखिर कब तक जो है खनन माफिया तक पहुंच पाती है। विनीत, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, क्योंकि खनन माफियाओं के खिलाफ ये हल्ला बोल जो दिखाई दे रहा है, अब यहाँ देखना होगा कि प्रशासन की ओर से कैसे पैरवी की जाती है, कैसे लोगों में विश्वास जताया जा सकता है कि आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। पूरे हाईवे को ग्रामीणों ने जाम किया है, पुलिस की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि माफियाओं के हमले के बाद से क्या यहाँ के लोग, जो कार्रवाई हुई है पुलिसिया, उससे संतुष्ट नहीं है? जाहिर तौर पे तभी ये भीड़ है लोगों की। खनन माफिया की दबंगई पर लोगों का रोष खुल करके सामने आ रहा है। हमारे सहयोगी विनीत इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। वो बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की ओर से बातचीत चल रही है। अच्छा विनीत, ये बताइए कि प्रशासन की ओर से क्या कहा गया है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए जो पुलिस के अधिकारी थे, सीओ स्तर के जो अधिकारी है वो मौजूद है। उन्होंने ग्रामीणों को यही समझाना प्रयास किया है कि जो है जल्दी जो है खनन माफिया जिन्होंने ग्रामीणों पर हमला किया है वो जल्दी जो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सिर्फ ग्रामीण यहीं तक सीमित नहीं, उन्होंने कहा है कि जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उन पर कार्रवाई हो। तो फिलहाल अब जो पुलिस है फिलहाल ग्रामीणों को शांत कर लिया है और घायलों को जो है अस्पताल पहुँचा दिया गया है। जी बिल्कुल विनीत, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें हैं रुड़की से। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इगास पर्व के मौके पर अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। इगास की पूर्व संध्या पर अनिल बलूनी ने देवप्रयाग में गंगा तट पर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तो देखिए ये खूबसूरत पर्व इगास और उसकी प्यारी सी झलकी आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से लोगों ने रोशनी के साथ। और दूसरी तरफ है अनिल बलूनी। कामना करते हैं कि इस इगास से उत्तराखंड में समृद्धि आए, उत्तराखंड विकास की ओर जाए, उत्तराखंड खुशहाल हो और उत्तराखंड में जितनी समस्याएं हैं उनका निवारण हो। इस मनोकामना के साथ इस फ्लैश लाइट को छोड़ रहे हैं। तो आप इगास पर्व की खूबसूरती देख रहे हैं। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इगास को मनाने के लिए अपने पैतृक गांव में है, नकोट पहुंचे हैं। बलूनी अपने गांव पहुंच चुके हैं और पौड़ी जिले की नकोट के वो रहने वाले हैं। भव्य स्वागत हुआ है उनका। ये भी जान लीजिए कि इगास पर्व को मनाने के लिए उन्होंने ही पहल की थी और लंबे वक्त से पलायन रोकने के लिए और तमाम प्रवासियों से ये संदेश देते हुए अनिल बलूनी दिखाई देते रहे हैं कि कम से कम त्योहार पे अपने घर, अपने पैतृक गांव जरूर जाएं, दिया जलाएं। और इसी क्रम में ये तस्वीरें आई हैं। तो उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इगास पर्व की बधाई दी है। सीएम धामी ने ट्वीट किया है, लिखा है कि उत्तराखंडी लोक संस्कृति के प्रतीक इगास, जिसे बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है, इसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख और शांति और खुशियां लेकर आए।
उधर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्वीट पर भी बधाई दी है इगास की। लिखते हैं, लोक पर्व इगास के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पर्वतीय संस्कृति का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। देहरादून से बड़ी खबर है, हरक सिंह रावत ने अनुकृति गोसाई के लिए टिकट की दावेदारी पेश की है। हरक सिंह रावत की पुत्रवधू हैं अनुकृति गोसाई और कहते हैं कि कौन पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं सोचता। भाजपा संगठन से ही टिकट की पैरवी करेंगे हरक, ये बड़ी जानकारी है। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, टिकट की दावेदारी भी पेश की जा रही है। इसी क्रम में हरक सिंह रावत भी आगे आए हैं अपने पुत्रवधू के लिए। कोई मैं उत्तराधिकारी के पक्ष में नहीं हूँ कि वो अपना खुद का व्यक्तित्व तो नहीं है उसका। क्या उत्तराधिकारी तब हो कि जब बिल्कुल वो कुछ नहीं हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तब जो है एक तरह से उस जैसे प्रॉपर्टी होती है कि बाप की बेटे को मिल जाती है, बेटे की पोते को मिल जाती है। तो ये राजनीति में कोई उत्तराधिकारी वो नहीं होना चाहिए। राजनीति में यह है कि अगर उससे अंदर छपता है तो उसको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा परिवार का हो चाहे मेरे परिवार का बाहर का हो। ये गार्जियन होने के नाते आप पैरवी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा भाई। जब हम दुनिया के लिए करते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं करेगा? कौन माँ बाप नहीं चाहेगा उसके बच्चे आगे बढ़े? भाई हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे जो है तरक्की करें। तो आने वाले तो हम मैं भी निर्दय बाप थोड़ी हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चे तरक्की करें। तो चलिए, हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे। विनोद, ये बताइए कि ये बात भी उन्होंने कह दी कि हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा तरक्की करे, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां पर उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाएं। क्या मतलब निकाला जाए? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए 2022 में बिल्कुल कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू ने चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है और इसका इशारों में बिल्कुल हरक सिंह रावत ने भी जवाब दिया है और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि भाजपा संगठन से टिकट की दावेदारी को लेकर बात की जाएगी। बहरहाल, जिस तरह से लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में अनुकृति गोसाई जो पुत्रवधू है हरक सिंह रावत की, उनकी बिल्कुल सक्रियता बढ़ती जा रही है और लगातार समाज सेवा हो या फिर गरीब लोगों की, असहाय लोगों की मदद करना, तमाम वो कार्य करती रही है। और यही वजह है कि भाजपा के ही विधायक जो उसी विधानसभा क्षेत्र से हैं, उन पर उन्होंने आरोप भी लगाया, सड़कों की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने मामले भी उठाए, जिसके चलते उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। अब 2022 नजदीक है, तो ऐसे में हरक सिंह रावत की राजनीतिक उत्तराधिकारी भी अनुकृति गोसाई को माना जा रहा है और ये जरूर माना जाए कि अब 2 से 3 महीने बाद में इलेक्शन मोड पर पूरा राज्य होगा। उससे ठीक पहले अपनी अपनी दावेदारी में हर कोई लगने की कोशिश में है, फिराक में है। इसी क्रम में हरक सिंह रावत अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को मजबूत करना चाहते हैं, जिसके चलते 2022 में चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन से बात की जाएगी और जो भी फैसला संगठन का होगा उसको मान्य होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब संगठन से बातचीत करके अनुकृति गोसाई को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश हरक सिंह रावत की है। देखते हैं कि पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि अगली खबर है, कल उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे। कल सुबह 10 बजे दून पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। 11 बजे देहरादून से चमोली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। चमोली में सैनिक सम्मान यात्रा की शुभारंभ की कड़ी में उनकी ये मीटिंग भी है। कल 2 बजे अल्मोड़ा में ये मीटिंग होनी है और शाम 5 बजे अल्मोड़ा से रुद्रपुर जाएंगे। तो मिशन उत्तराखंड पर जेपी नड्डा रहेंगे। उनके चलिए शेड्यूल की जानकारी विनोद से लेते हैं। तो विनोद, जरा बताइए मिनट टू मिनट किस तरीके का शेड्यूल आया हुआ है जेपी नड्डा का? बिल्कुल, देखिए 2 दिनों का कार्यक्रम अब उत्तराखंड में है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और इसी क्रम में चाहे रुद्रपुर हो या फिर अल्मोड़ा, तमाम क्षेत्रों में वो जाएंगे। चुनावी मिशन को लेकर उत्तराखंड के दौरे पर है। कल सुबह 10 बजे वो पहले देहरादून पहुंचेंगे और शादी समारोह का एक कार्यक्रम है, जैसे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी की शादी समारोह है, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और तमाम यहाँ पर पार्टी प्रदेश जो अध्यक्ष है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी वो बातचीत
बातचीत करेंगे। उसके बाद में जब जो 2 दिन का कार्यक्रम है अल्मोड़ा का और रुद्रपुर का, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और चुनावी मिशन पर लेकर उत्तराखंड में वो आ रहे हैं, विशाल जनसभा करेंगे, अलग अलग नेताओं से बातचीत करेंगे और एक कोशिश होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आखिरकार इस समय पार्टी किस जगह कहाँ स्टैंड कर रही है और क्या कमी पेशी है। तब तमाम नब्ज 2 दिन का दौरा है, अच्छा वक्त है, देखते हैं वो किस तरीके से चीजों का इवैल्यूएशन करेंगे उत्तराखंड के लिए। विनोद, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। श्रीनगर को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध हो रहा है। ग्रामीण इस तरह से गुस्से में हैं कि उन्होंने फरासू, कलियारा सौड़ और डुंगरी पथ में अधिसूचना का नोटिस चस्पा करके टीम का विरोध किया। इसके चलते इन गांव में गई टीम को बैरंग लौटना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि वो नगर निगम में शामिल होना ही नहीं चाहते हैं। इधर इस पर मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार लोगों से बातचीत करेगी। विकास चाहिए सबको, तो निश्चित रूप से जब उत्तराखंड राज्य बना तो आज उत्तराखंड राज्य का विकास हुआ है। जब नगर निगम बनेगा तो 100 करोड़ रुपए हमारे नगर निगम को मिलेंगे। और अभी जन सुनवाई हो रही है, जन सुनवाई में लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे। अपना पक्ष रखने के बाद ही सरकार तय करेगी कि क्या। और पौड़ी के चौबट्टा खाल में सड़कों की हालत बुरी है और इससे ग्रामीणों में गुस्सा है। भंडाली, बैंदुल और तुनखाल को जाने वाली सड़क की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। लोग कहते हैं कि सड़क का जो डामरीकरण है वो आधा अधूरा करवा करके छोड़ दिया गया है, जिससे लोग अब पथरीले सफर पर जाने को मजबूर हैं। हम भंडाली के हैं, हमारे लिए रोड की बहुत समस्या है। रोड क्योंकि ऊबड़ खाबड़ हो रखी है, कहीं कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव की रोड अच्छी बने। यहाँ जब मशीन चाहिए तब मशीन नहीं भेजते हैं, जब हमारे को कोई रोड की बहुत ही दिक्कत होती है। हमने सोच लिया है पहले रोड फिर बाद में वोट। हमारा जो भी हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक जो भी हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि ये सड़क कम से कम 15 से 20 साल पुरानी है और कभी भी इसको पूरी तरह पक्का नहीं किया गया। हर बार जो है 1.5 किलोमीटर पूरी कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। रानीखेत के रक्षा मंत्रालय की जमीन पर सड़क को लेकर विवाद हो रहा है। इसी को लेकर रक्षा संपदा विभाग के महानिदेशक अजय कुमार शर्मा रानीखेत पहुंचे। उन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर निरीक्षण किया और रिपोर्ट तैयार करके रक्षा मंत्रालय को सौंपने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोअर मॉल रोड में 257 चीड़ का पेड़ है। फॉरेस्ट एनओसी के बाद ही सड़क के काम पर विचार किया जाएगा। और उधर कीर्तिनगर के मांगसू गांव में घायल गुलदार का वन विभाग की टीम ने आखिरकार रेस्क्यू कर लिया है। गुलदार के रेस्क्यू के दौरान टीम को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल गुलदार का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आपसी संघर्ष में यह गुलदार घायल हुआ है। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस नेता 3 दिन तक न्याय पंचायत स्तर पर रात्रि विश्राम करेंगे। ये कार्यक्रम गांव-गांव कॉन्फ्रेंस अभियान की तरह चलाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता रात के समय गांव में प्रवास करेंगे। नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर हम 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हमारे विभिन्न स्तर पर होगा। आज 13 तारीख की रात को हमारे वरिष्ठतम नेतागण, हमारे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, राष्ट्रीय नेता हमारे प्रभारी जी आज बागेश्वर में रह रहे हैं। इस तरीके से सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि निवास न्याय पंचायत स्तर पर करेंगे, किसी संबंधित बूथ में, क्योंकि स्थानीय स्तर पर चयनित होगा। कल सुबह प्रभात फेरी होगी, उसके बाद नेहरू जी के ऊपर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा, जो चाहे खेल के क्षेत्र में हैं, प्रतिभावान छात्र हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कहीं पर कोई इंजीनियरिंग में, मेडिकल में छात्रों ने क्वालिफाई किया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पूर्व सीएम हरीश रावत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नमाज की छुट्टी के बहाने हरदा पर वो निशाना साधते हैं। अनिल बलूनी ने भी कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। जब मैं छुट्टी करी तो जो है अपन कमेंट लगी थी, एक दिन तो अतवार छो, अतवारा दिन छुट्टी करेली मुख्यमंत्री। अरे मिल की भैया, अतवारा दिन छुट्टी न कर रहा है, एक दिन बाद एक छुट्टी करेली। जिस दिन अतवार से वो कहे अगले दिन के लिए छुट्टी करेली। अब छुट्टी हो गया पूरी, लेकिन उन्हें पत्तों से कब
छुट्टी करी अपन समय में जब उन मुख्यमंत्री थे उन्होंने छुट्टी करी शुक्रवार जाना ना क्यों वो दिन क्यों नमाज पढ़ना नमाज जानते ना खर में टोपी लगाए हुए नमाज को पढ़ मैं कह को नाम न ले मैं पल्ली के आली कि मैं सपन को सम्मान करना हम छुट्टी कर रहे जो हमारे तीज त्योहार छन जो कई साल बेटे हम मनू ना। कांग्रेस तो लुप्त प्राय हो चुकी है ना, कांग्रेस में क्या कुछ है। और मैं तो सबसे कहता हूँ कि हरीश रावत जी के बारे में भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमको तो अपनी योजनाएं हमारी इतनी सारी काम कर रहे हैं, हम क्यों कांग्रेस के लिए करें। कांग्रेस इस चुनाव में उत्तराखंड से नेस्तानबूद हो जाएगी, कांग्रेस का यहाँ समापन हो जाएगा और आप देखिएगा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को तोड़ के कि दोबारा पहाड़ी के राज्यों में नहीं जीते, हम जीतेंगे और बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। रोजगार और खनन को लेकर धामी सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल ने आंकड़े जारी करते हुए विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। विपक्ष ने धामी सरकार पर रोजगार और खनन में भ्रष्टाचार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुबोध उनियाल का कहना है कि 2014 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद हरीश रावत ने खनन के 157 पट्टे दिए थे। सुबोध उनियाल ने कहा कि हरीश रावत सरकार के समय ही खनन रोकने गए अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। हरीश रावत जी 2014 में जब राज्य में मुख्यमंत्री बने और 2017 तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहे। इस दौरान कुल 157 लॉट जिनके द्वारा स्वीकृत किए गए, जिसमें नैनीताल जनपद में 13, हरिद्वार में 67, देहरादून में 11, चमोली में 3, पौड़ी गढ़वाल में 7, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 6, टिहरी गढ़वाल 5, अल्मोड़ा 1, उत्तरकाशी 3, चंपावत 11, बागेश्वर 0। कुल 157 लॉट ये जो हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री काल में स्वीकृत किए गए। और ये वही काल है, अगर आपको याद होगा, एक हमारी IAS ऑफिसर कल्याणी जिसके ऊपर हल्द्वानी में डंपर चलाने का प्रयास किया गया। भाजपा पर हरीश रावत का पलटवार भी सामने आया है। रोजगार के मुद्दे पर हरीश ने पलटवार किया है। प्रदेश सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है, ये कहते हैं हरीश रावत। नाम के साथ सूची जारी की जाए, ये भी मांग रखी है हरीश रावत ने। तो देखिए, भाजपा पर हरीश रावत का पलटवार भी सामने आया है। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने सवाल किया है। इतना ही नहीं, सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार की ओर से रोजगार के सारे आंकड़े दे दिए गए हैं जो हरीश रावत के संन्यास के लिए काफी हैं। उनियाल ने कहा कि हरीश रावत ने 3200 रोजगार लोगों के नाम मांगे थे, लेकिन सरकार के आंकड़े उनसे कहीं ज्यादा हैं। उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि इस राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में 3200 लोगों को भी नौकरी लगी होगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। तो मुझे लगता है संन्यास का समय आ गया, क्योंकि मैं आपको विभाग के प्रमाणित आंकड़े आपको दे रहा हूं, जो कि सीधे सीधे जिनमें आउटसोर्सिंग से माध्यम से और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट पे हमने रोजगार दिया वो शामिल नहीं है। हजारों लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी नौकरी दी गई है और सैकड़ों लोग प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं। लाखों लोग स्वरोजगार और स्वरोजगार की तमाम योजनाएं बना करके लाखों लोगों को हम लोगों ने रोजगार उपलब्ध कराया है। पूर्व सीएम हरीश रावत अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का स्वागत किया। हरीश रावत के साथ पूर्व मंत्री यशपाल आर्य भी मौजूद थे। हरीश रावत ने इस दौरान भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। इसको सुन रही है तो जनता कह रही है कि भाजपाइयों, तुमने महंगाई इतनी बढ़ा दी, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, अब तुम हो गए तड़ी पार। जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से लगभग 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है, वो साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। वायदे और जो उनके इरादे हैं, जो उनके वायदे थे,
वो सब धूमिल हो चुके हैं। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी के निरंतर इस सरकार में बढ़ी है। पौड़ी विधानसभा में आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने मुख्य बाजार से रामलीला मैदान तक रोड शो किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं की तरफ से लोगों को रोजगार गारंटी कार्ड बांटे गए। अजय कोठियाल ने कहा कि सूबे की जनता उन्हें पूरा समर्थन दे रही है। लैंग्वेज एक तरीका है देखने का, पीछे इतने बढ़िया पहाड़ हैं, उसके अंदर जो इलाका है वहाँ पे जो एक हमारे को रिस्पांस मिल रहा है वो तो बड़े अच्छे तरीके से दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी को जनता एक्सेप्ट करते जा रही है। लेकिन साथ में खाली हम एक्सेप्ट नहीं करवा रहे हैं अपने को, जो मुद्दे हमने इलेक्शन में जीतने के बाद में ज़मीन पर अमल करने हैं वो हम ना समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हम उनको आगे पूरा करेंगे, और इस तरीके से अच्छा चलेगा तो पक्का बदलाव। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान दुष्यंत गौतम देश की आजादी वाले बयान पर बचाव करते आए कंगना रनौत। दुष्यंत ने कहा कि कंगना अपने बयान को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कंगना रनौत ने जो बयान दिया है वो उन्होंने कंपैरिजन किया है उस समय की आज़ादी और जो 47 के बाद में जो वर्तमान 2014 की है उसकी आज़ादी कंपैरिजन, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए था। ये मैं भी मान के चलता हूँ। आज़ादी बड़ी संघर्ष से मिली है, बड़ी कुर्बानी और त्याग से मिली है। अनेकों महापुरुषों ने त्याग दिया है, लेकिन उनके त्याग को नहीं नकारा जा सकता। लेकिन 247 के बाद में जो देश को प्रधानमंत्री मिला और वर्तमान प्रधानमंत्री है, इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो सही मायने में देश को रोजी रोटी, रोजगार, बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों का सम्मान, माँ बहन बेटियों की इज्जत, सबके मामले में देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा महिला मोर्चा ने विकास नगर ब्लॉक से एक रैली निकालकर चुनावी शंखनाद किया है। इस रैली में प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा, महिला प्रदेश अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी शिरकत की। इस मौके पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा और अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का फूल मालाओं से स्वागत किया। और ऋतु खंडूरी ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला में श्रवण कुमार को लेकर रावण वध और श्री राम के राज तिलक की लीलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका दर्शक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं प्रवासी भी अपने गांव जाकर इस रामलीला का मंचन देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर गांव की रौनक बढ़ गई है। मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैं।